अभी पेपर देना। पेपर युद्धाभ्यास टेस्ट पेपर निकालना युद्धाभ्यास। नहीं, किसके पास है टेस्ट पेपर? किनके पास है? कोई भी एक जना पास कर लो। तो जैसा आपको एक्सप्लेन किया था, हर टेस्ट के बाद में आपका टेस्ट के साथ में रिलेशनशिप बेटर होना चाहिए। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हर मीटिंग के बाद में थोड़ा और अटैचमेंट आता है, थोड़ा और अफेक्शन आता है, थोड़ा हम और क्लोज होते हैं, थोड़ा और अपनी फीलिंग्स को अच्छे से शेयर करते हैं, है ना। जैसे जैसे फ्रेंडशिप हमारी बेटर होती है, तो ऐसे ही टेस्ट के साथ में हमारी फ्रेंडशिप और बेटर होनी चाहिए। टेस्ट हमारे को जज करने का वे नहीं है कि बस हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ये सब नॉर्मल थिंकिंग है। आपको उसके बियॉन्ड जाना है। आपको टेस्ट देने में मजा आ रहा है, आपसे 6 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इट इज ओके। आपसे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इट इज ओके। आपसे 15 हुए, इट इज ओके। आपने कितना किया आराम से, कि आपकी मेंटल फैकल्टीज जितनी रिलैक्स्ड होंगी उतना वो आपको बेटर कॉपरेट करेंगी। आप उनको जितना टेंस कर दोगे वो उतना ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म करेगी। ये ध्यान रखना। किसी बच्चे को स्टेज पे भेजना है और उसको चांटे मार के स्टेज पे भेजो, उसको डांट के स्टेज पे भेजो, वो कैसा परफॉर्म करेगा? तो आपके लिए परफॉर्म कौन करता है? आपके लिए परफॉर्म आपका ब्रेन करता है, आपका माइंड करता है। आपको लगता है आप कर रहे हो, आप तो बैठ जाते हो, आपका माइंड टेक ओवर कर लेता है। थॉट्स आते आते हैं, अंदर से इंफॉर्मेशन असिमुलेट होती है, लॉजिक्स आते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, सब अपने आप होता है ध्यान से देखोगे तो। इसलिए अंदर वाले की आपको केयर करनी है बहुत अच्छी तरह से, तो बड़े प्यार से रखना है। जिससे काम कराना है उसको बड़ा प्यार से खिला पिला के मस्त रखना होता है, खुश रखना होता है, ताकि वो आपके लिए अच्छा काम करके दे। अच्छा, घर में यदि आपको अपने हाउस हेल्पर्स की केयर आपका अच्छा काम कराना है, तो घर में आते हैं सबसे पहले उनकी केयर आपको करनी चाहिए, तो फिर वो आपकी केयर करेंगे अच्छी तरह से। तो ये हमारे साथ में है, ये हमारे हेल्पर्स ही हैं, इनके आप कितनी अच्छी तरह से केयर करते हो। इतने डीप संस्कार हैं हमारे फ्रस्ट्रेट होने के, डिसअपॉइंट होने के, कि आपको इस जर्नी में उन पे लगातार ध्यान देना पड़ेगा। मैं तो केवल आपको इनपुट दे रहा हूं, आपको सोचने का वे बता रहा हूं, बट करना आपको है। तो ये क्या होता है, मोस्टली इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट हो जाता है। मैं कुछ बोलता हूँ, आप सुन लेते हो, सुनने में मजा आता है, कुछ करना नहीं होता है, बैठे हैं सुन रहे हैं आराम से, तो अच्छा लगता है सुनने में। बड़ो अच्छा लगने से कुछ होता नहीं है। मेरे बोलने के बाद में वो आपकी डायरी में चले जाना चाहिए वो पार्ट। मैं जो बोलता हूँ वो आपकी डायरी का पार्ट बन जाना चाहिए, ताकि आप उसको रेगुलरली देखो। कि जब रेगुलरली देखोगे तो फिर खुद को क्रॉस चेक कर पाओगे, यार मेरी थिंकिंग कैसे हो रही है, मैं टेस्ट देने को एंजॉय करता हूँ या मैं टेस्ट देके फ्रस्ट्रेट होता हूँ। दुनिया को आपके अराउंड जज करने दो, क्योंकि आप एक एडल्ट की थिंकिंग चेंज नहीं कर सकते हो। आपके अराउंड जो लोग हैं वो आपको जज करते हैं, लेट इट बी, आप उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। आपके अराउंड यदि कांटे हैं तो आप हर कांटे को निकाल नहीं सकते हो। आप स्लीपर पहन सकते हो, आप चप्पल पहन सकते हो, आप अपने अराउंड इंसुलेशन बना सकते हो, क्योंकि हर एडल्ट की अपनी थिंकिंग है, उनकी अपनी अपब्रिंगिंग है, उनके अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। तो इसलिए आप हर एक को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी थिंकिंग ट्रांसफॉर्म करनी है, आपको अपना टेस्ट के साथ रिलेशनशिप बेटर करना है। टेस्ट आए तो एक्साइटमेंट, चाहे आप जनरल आइडिया से दो, चाहे रिवाइज करके दो, दैट्स अप टू यू। पर टेस्ट को बड़े आराम से कर रहे हो, लिख लिख के, सिस्टमैटिकली। मैं नहीं कह रहा हूँ सिस्टमैटिक लिखने का मतलब कि आप बहुत सारी लैंग्वेज लिखो, जितना रिक्वायर्ड है, बट प्यार से सिस्टमैटिक कर रहे हो। क्लास में केवल आपकी एक अकेले की रैंक है और किसी की रैंक से कोई लेना नहीं है। मेरी 15th रैंक है, मेरी 20th रैंक है, मेरा उससे वो आगे है, मेरे उससे वो पीछे है, सब बकवास, मीडियोकर, सब स्टैंडर्ड चीजें हैं। केवल खुद पे ध्यान देना है, केवल खुद पे। आसपास वालों पे ध्यान देना है तो कुछ सीखने के लिए,
डिफॉल्ट थिंकिंग आएगी, बट उसको आपको कॉन्शियस थिंकिंग में कन्वर्ट करना है। तो टेस्ट के साथ आपको रिलेशन ब्यूटीफुल हो, अच्छा हो। क्या है, मैं तो लास्ट रैंक वाले से बात करता हूँ हमेशा क्लास के, मैं हमेशा क्लास के लास्ट रैंक वाले से बात करता हूँ, बाकी सब अपने आप इंक्लूड हो गए। बस अपना इंप्रूव करना है, कोई ना कोई तो क्लास में लास्ट रैंक पर आएगा। हम सब इतना अच्छा पढ़ें कि लास्ट रैंक के मार्क्स भी काफी ठीक हो। कोई ना कोई लास्ट में आएगा, रेस होगी तो कोई ना कोई तो 10th पे आएगा ही ना, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से ही डिफरेंस हो, बट कोई ना कोई तो 10th पे आएगा ही, कोई 9th पे आएगा, कोई 8th पे आएगा। तो लेट इट बी। तो खुद के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप हम डे बाय डे बिल्डअप कर रहे हैं। ये रोज की प्रैक्टिस है बच्चा लोग, ऐसा नहीं होगा कि टेस्ट में आप सोच के जाओ मेरे को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मेरे को ये नहीं होना है। ये रोज की प्रैक्टिस है। जब आपको क्वेश्चन देते हैं, उन क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करते हो, कितना पीसफुल रहते हो। डिफॉल्ट थिंकिंग हमेशा आएगी, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ दैट। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, जैसे पहले ही क्वेश्चन दिया मैंने, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन नहीं हो रहा, वही कॉग्निटिव लोड है जो आपको लेना है। तो आज मैं बैठे बैठे सोच रहा था, आप लोग सब टाइमर लगा ऑर्डर करो अपना, ब्लिंकिट पे मिल जाएगा, अदरवाइज अमेजोन पे। कोई प्रॉब्लम आती है जो डिफिकल्ट होती है और आप परेशान हो रहे हो, तो पहले तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको क्या करना है। आपको पहले तो एक गो में क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देने की आदत अभी, अनलेस आप बहुत टॉप परफॉर्मर हो कि बाकी क्वेश्चन आपसे हो ही जाते हैं, ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं, दैट्स ओके। बट ज़्यादातर उस कैटेगरी में नहीं है। तो उनको पहले क्या सीखना है, उनको पहले ये सीखना है कि वो जो उनको आता है वो अच्छा कर लेते हैं। कितने बच्चे इस कैटेगरी में आना चाहते हैं कि जो आता है वो अच्छा कर लेते हैं? ऑलमोस्ट पूरी क्लास इसी में आएगी कि जो आता है उसको अच्छा कर लेते हैं। तो वो आपको ये रोज के असाइनमेंट्स में, एक्सरसाइज में, सेक्शन रिव्यूज में, इनके थ्रू सीखना होगा। टेस्ट में तो नेचुरली होगा। बैट्समैन ध्यान देके खेलता है नेट प्रैक्टिस में। जब नेट प्रैक्टिस होती है तो बैट्समैन बहुत ध्यान देके खेलता है कि ये बॉल आ रही है, बॉलर को बोलता है ऐसी बॉल फेंको, ऐसे करो, या आपकी मशीन है तो मशीन में एडजस्टमेंट्स होते हैं, वहां बहुत ध्यान देके बैट घुमाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। जब रियल टाइम मैच चल रहा होता है वो तो बैट्समैन ढीला होता है एकदम, फिर वो अपने आप चीजें अंदर होती हैं। अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग अपने आप चीजें होती है। तो ऐसे ही ये जो हमारे एक्सरसाइज शीट सॉल्व करने का टाइम है, असाइनमेंट सॉल्व करने का टाइम है, सेक्शन रिव्यू सॉल्व करने का टाइम है, ये सब हमारी नेट प्रैक्टिस है, जहां हमें कॉन्शियस होके अपना बिहेवियर चेंज करना है, अपना रिस्पॉन्स चेक करना है, चेंज करना है, करने का तरीका चेंज करना है। तब टेस्ट में नेचुरली होगा। टेस्ट में यदि थोड़ा भी कॉन्शियस हो गए तो आपका टेस्ट स्पॉइल होना ही है। सारी डिसीजन मेकिंग नेचुरली होनी चाहिए, क्योंकि आप रोज डिसीजन मेकिंग करते हो। ये टेस्ट में डिसीजन मेकिंग में लग गए, टेस्ट में जहां आपका नेचुरल फ्लो टूटा वहीं आपका टेस्ट स्पॉइल हो गया। तो इसलिए रोज जब एक्सरसाइज शीट सॉल्व कर रहे हैं, जब सेक्शन रिव्यू सॉल्व कर रहे हैं, असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, वहां अपनी कैटेगरी आइडेंटिफाई करो। आर यू अ टॉप परफॉर्मर, जिससे कि आपको मालूम है ज्यादातर क्वेश्चन हो ही जाते हैं, तो आप पहली गो में भी टाइम, वो भी यदि सिलेक्शन बेटर करेगा तो अच्छा ही है ना, उसमें क्या दिक्कत है। तो पहली गो में आराम से, मतलब आपका अवेयर होना बहुत जरूरी है, कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, डिफॉल्ट क्या आया और उसको मुझे क्या से डायरेक्शन देनी है। तो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको लग रहा है कि हाँ यार रेट ऑफ चेंज तो ठीक है, बट बन नहीं रहा, सेटअप बन नहीं रहा, कोई बात नहीं, सेकंड में मूव करो, थर्ड पे मूव करो, फोर्थ पे मूव करो। 10 क्वेश्चन लाइन से नहीं हो रहे तो भी आपके चेहरे पे शिकन नहीं है। ये स्टेट आपको अचीव करनी है, केयरलेसनेस वाली स्टेट नहीं है, ये कॉन्शियस स्टेट है कि 11वां क्वेश्चन आपसे हो गया, 13वां हो गया, 15वां हो गया, 16वां हो गया, 18वां हो गया, 21वां हो गया, 6-7 क्वेश्चन आपसे हो गए। फिर आप आराम से बैठे, हर क्वेश्चन के लिए आपने 10 मिनट का टाइमर भरा, 10 मिनट से पहले इसको नहीं छोड़ूंगा मैं क्वेश्चन को। टाइमर रखो, पूरा जोर लगाओ उसमें, नहीं होता कोई बात नहीं, फिगर बनाओ, बड़ा सा फिगर बनाओ। कोई क्वेश्चन फिगर से होना है तो फिगर बड़ा बनना चाहिए। अगर रेट ऑफ चेंज वाला क्वेश्चन फिगर से ही होना है और फिगर ही छोटा सा बना रहे हो, नेमिंग लेबलिंग कर ही नहीं रहे हो उसमें, तो फिर थॉट प्रोसेस सही नहीं आएगा। अच्छा फिगर बनना चाहिए, लेबलिंग होनी चाहिए प्रॉपर, क्या डेटा गिवन है वो एनलिस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप टाइम कंस्ट्रेंट हटा दिया आपने, अब आराम से आप कर रहे हो। ये हम मेंटल लोड ले रहे हैं। हम टेस्ट वाली प्रैक्टिस तो कर चुके हैं, क्वेश्चन का सिलेक्शन और जो हमसे होना था वो हमने सही कर दिया, 5, 6, 7 अपने खुद के जजमेंट, एक बार तो आएगा जजमेंट, लेट इट बी देयर।
वो जजमेंट आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, लेट इट बी देयर। साइमल्टेनियसली आपने आपको गाइड कर रहे हो, नहीं अथर कुछ नहीं, तेरे को यही तरीका है। 0 से ऊपर चढ़ने के लिए बोला है सर ने, 10 से नीचे आने के लिए नहीं बोला है, 0 से ऊपर चढ़ने के लिए बोला है। 6 हो गए, इट्स गुड, अब आराम से करते हैं। फिर एक एक क्वेश्चन में टाइमर लगा के 5 मिनट का टाइमर लगा लो, ज्यादा क्वेश्चन है 5 मिनट का टाइमर लगा लो, 5 मिनट में सोचूंगा, आराम से आराम से सोचूंगा। तो इंफॉर्मेशन लिखोगे, कुछ करोगे तो इन्वॉल्वमेंट आएगा, रोज ऐसे इन्वॉल्वमेंट आएगा, महीना 2 महीना 3 महीने की कंपाउंडिंग से फिर आपका मेंटल फ्रिक्शन कम होने लगेगा। क्वेश्चन में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन अपने पढ़ा नहीं है, मैं फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, मेंटल फ्रिक्शन की, कि आपको थॉट प्रोसेस बनाना होता है और दिमाग उसका अपोज करता है, क्योंकि उसको बहुत रिसोर्सेज अलोकेट करने पड़ते हैं, मैंने आपको पहले समझाया है। दिमाग को कोई भी अब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो बहुत सोचना पड़ेगा, सोचने में रिसोर्सेज जाते हैं और दिमाग उसका अपोज करेगा। आपको वही समझना है कि नहीं, डायरेक्ट हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं है, रोज ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग सोचेगा, डीप थिंकिंग धीरे धीरे डेवलप होगी। तो आपको बैठ के डीप थिंकिंग करनी है और जजमेंट का फियर ही नहीं होगा, हम तो पहले से रेडी है, नहीं होगा, बट धीरे धीरे हम स्टेप्स बढ़ाएंगे अपनी, कि पहले क्वेश्चन को समझना स्टार्ट किया, तो क्वेश्चन समझ के भी क्लास में बैठे हो और टीचर एक्सप्लेन करेगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और क्योंकि आप मेहनत करके बैठे हुए हो क्लास में, आपको मालूम है कि इस क्वेश्चन में मैंने फिगर भी बना लिया था, डेटा भी गिवन था, फिर मेरे से हो नहीं रहा था, अब टीचर जब करेगा तो आप एकदम पिक कर लोगे, अरे ये पॉइंट मेरे से मिस हो रहा था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, आपके अंदर एक्साइटमेंट रहेगा। और वही पढ़ने का तरीका है। हम सब बैठे होते हैं जजमेंट से, ओ मेरे से तो हुआ नहीं, मेरा तो ऐसा नहीं हुआ, मेरा तो वैसा नहीं हुआ, और इसलिए जहां है वहीं के वहीं अटके रहते हैं। अपने को फ्री करना है, एक अकेला बच्चा इस क्लास में बैठा है बस, ऐसा मान के चलो, एक अकेले की तैयारी हो रही है, बाकी लोगों से सीखने के लिए अपन सीख सकते हैं। यदि आप ग्रो करना चाहते हो तो वी हैव अ लॉन्ग वे। कंपाउंडिंग कितनी खतरनाक होती है आप समझ नहीं सकते हो। आप खुद सोचो, जो लोग थोड़ा भी पढ़ाई कर रहे हैं पिछले 4 महीने से, उनका पहले से अटेंशन बेटर हुआ होगा, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन बेटर हुआ होगा, थोड़ा पहले से बेटर सोचने लगे होंगे। अपने क्लास 10th वाली माइंडसेट से आप कंपेयर करो अपने आप को, कि आपकी कैसी पर्सनैलिटी है, पहले से बेटर हुई है या नहीं हुई है। जब भी खुद को देखना है तो पहले के वर्जन से कंपेयर करो अपने आप को, ना कि दूसरों से, अपने खुद के पहले के वर्जन से कंपेयर करो कि आप पहले कैसे थे, जब कोर्स स्टार्ट हुआ उससे पहले कैसे थे, कोर्स के फर्स्ट मंथ में कैसे थे, सेकंड मंथ में कैसे थे, थर्ड मंथ में कैसे थे, अब कैसे हो। आपको लग रहा है मैं हाँ सिंसियर हो रहा हूँ, मैं मैच्योर हो रहा हूँ, मैं अपनी प्रायोरिटीज थोड़े डिफाइन करने लगा हूँ। यस, गलतियाँ हो रही है, अभी भी गलतियाँ हो रही है, अभी भी गड़बड़ करता हूँ, बट पहले से मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ। खुद पे ध्यान देना है, खुद पे नहीं, आसपास वाले पे ध्यान देना, आसपास वाले पे सीखने के लिए ध्यान देना, कितना अच्छा लिखता है, कितना फोकस करता है, बकवास नहीं करता है, काम करके आता है। आसपास वालों पे ऐसे ध्यान देना है तो, कि उनसे इंस्पिरेशन मिले अपने को। तो इतना मजा आएगा ना इस जर्नी में। रोज हम अपनी जिंदगी बना रहे हैं, रोज हम खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बना रहे हैं, कोई और नहीं बना रहा है, हम बना रहे हैं अपनी जिंदगी को। तो कितना मजा आ रहा है, हम अपनी जिंदगी बना रहे हैं, हम अपना करियर बना रहे हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल बना रहे हैं, हम अपनी थिंकिंग बना रहे हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी बना रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं। कितना मजा है इसमें, कोई और नहीं बना रहा है। तो इसलिए जो अपन टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, टेस्ट के साथ रिलेशनशिप अपना बेटर हो रहा है, और घर पे असाइनमेंट्स, एक्सरसाइज शीट, इन सब को करते वक्त अपन कॉन्शियस होके करें। कोई भी क्वेश्चन अपने को हमेशा चेक करना है कि अपन मेरा टेम्परामेंट बिगड़ रहा है क्या, बिगड़ रहा है तो फिर से गहरी सांस लेनी है, फिर चेहरे पे स्माइल लानी है, अपनी बॉडी को फर्म करना है, खुद को ध्यान दिलाना है कि यहीं से होके जाना है, इन्हीं कांटों से होके जाना है। हर क्वेश्चन जिसमें डिफिकल्टी आ रही है वो आपके लिए लैडर है, वो आपके लिए स्टेप है, स्टेपिंग स्टोन है वो आपके लिए। आप वहां पे अच्छी तरह से ध्यान दोगे तो आप थोड़ा सा राइज करोगे, हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, बट मेंटल स्किल्स ग्रो करेंगी। हर क्वेश्चन से, चाहे वो हो या नहीं हो, आप यदि वहाँ पे थोड़ा सोचोगे, फिगर बनाओगे, टॉपिक रिकॉल करोगे, थ्योरी रिकॉल करोगे, इसके जैसा क्वेश्चन में क्या किया था उतना रिकॉल करोगे, तो हर बार आपकी थिंकिंग डीप हो रही है और डीप हो रही है और डीप हो रही है। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हमसे आंसर नहीं आता यानी कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, ये सही नहीं है सोचना। आप जितना भी सोच रहे हो उससे आपकी थिंकिंग बेटर हो रही है। तो एक्सरसाइज शीट सॉल्व करते वक्त, सेक्शन रिव्यू सॉल्व करते वक्त, वहाँ क्वेश्चंस का सिलेक्शन प्रॉपर हो, वहाँ अपन ये इंश्योर कर लेते हैं कि जितना अपने को आता है वो फिनिश कर देते हैं। और हर बार, हर एक्सरसाइज में, हर चैप्टर में वो अलग अलग होगा। जज मत करो कि इसमें तो 10 ही हुए, इसमें तो 5 ही हुए, इसमें इतना हुआ, जितना हो गया वही वास्तविकता है।
सी द थिंग एज इट इज, जो अभी है वो ही वास्तविकता है, कि अभी 10 क्वेश्चन हुए हैं वही वास्तविकता है। मैं बेकार, मैं ऐसा, मेरे को नहीं आता, ये सब बकवास चीजें हैं। खुद पे ध्यान देना है। 10 हो गए, गुड। अब बाकी पे अपने को डीप थिंकिंग करनी है। टाइमर लगाओ, घंटे का 2 घंटे का, बैठो आराम से, कुछ खा पी के आ जाओ, कुछ नींबू पानी बना लो, कुछ और कर लो, खुद करो, खुद का ध्यान खुद रखो। किचन में जाओ, कुछ ढंग का खा लो, एक फ्रूट खा लो, कुछ और खा लो, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए आपको। फिर आके बैठो, 2 घंटे का टाइमर। अब बैठेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। थोड़ी रेस्टलेसनेस आ रही है, दिमाग काबू में नहीं हो रहा, ग्रिपर उठा लो, बाहर पे लटक जाओ, पुशअप्स कर लो। उस एनर्जी को ड्रेन करना है आपको, बाहर निकालना है। पुशअप्स कर लो, पुलअप्स कर लो, स्क्वाट्स कर लो, ऑन स्पॉट जॉगिंग कर लो, स्टेपर कर लो, पलंग से ऊपर कूदो, नीचे चढ़ो, ऊपर कूदो, 10 बार करो, सब निकल जाएगी एनर्जी। शांत हो जाओगे, पढ़ने बैठ जाओ वापस से। खुद का फ्रस्ट्रेशन खुद को मैनेज करना सीखना है, खुद को सेल्फ केपेबल बनना है। ये रोज जो हम रूम में बैठ के करते हैं उससे होगा, धीरे धीरे होगा, हमारा सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, आपको खुद के लिए अच्छी फीलिंग आएगी। फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, मेरे ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, फिर आप अंदर से सेटल हो रहे हो बढ़िया तरह से खुद से। तो इसलिए रोज ढंग से चीजें करना जरूरी है। रोज डायरी में लिखना जरूरी है, रोज डायरी में लिखना जरूरी है, मेरी ग्रोथ क्या हो रही है। जो लोग डायरी लिख रहे हैं, देखा करो 1 महीने पहले के पन्ने को आज के पन्ने से कंपेयर किया करो, तो आपको अपनी ग्रोथ दिखेगी, उसी में मजा है। क्या है ना, बाकी लोग आपको ऐसे ही जज करेंगे, तेरी रैंक क्या आ रही है, मार्क्स आ रही है, वो इतना डीप उनको नहीं समझा सकते। आप समझो इस चीज को, आपको अपनी ग्रोथ देखनी है प्रीवियस वर्जन से। महीने भर पहले आपकी मेंटल स्टेट क्या थी, महीने भर पहले क्लास में कैसे करते थे, अभी क्लास में कैसे करते हो, खुद पे ध्यान देना है। तो ऐसे टेस्ट मतलब एक अपॉर्चुनिटी। हमसे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 5 होने दो, 2 हो रहे हैं, 2 होने दो, 10 हो रहे हैं, 10 होने दो। लगातार उस डिफॉल्ट थिंकिंग से फ्री होना है कि पेपर मतलब सारा का सारा सॉल्व हो जाए, पेपर मतलब एकदम कंफर्ट, ऐसा नहीं होगा। आईआईटी का पेपर ऐसा रहेगा, आधा पेपर नहीं होगा। फिर भी आप आईआईटी में बैठे होंगे केवल आधा पेपर करके, कुछ लोग केवल 1/3 पेपर करके आईआईटी में बैठे होंगे, कुछ लोग 2/5 का पेपर करके आईआईटी में बैठे होंगे, कोई मैथ्स में 15 नंबर लाके आईआईटी में बैठा होगा 120 में से, केवल 15 नंबर। किसी के 10 नंबर होंगे, आईआईटी में, दिल्ली में, आईआईटी गुवाहाटी में कहीं बैठा होगा। तो वो ये नया फील्ड है। आपकी आदत है 100 में से 95, 96, 97, 98, 99, 100 देखने की, तो 0 से इसीलिए। तो बिना फ्रस्ट्रेट हुए हम बस पेपर को आराम से देखते हैं। अभी जान जान करके मैं बड़ी लैंग्वेज डालता हूँ आजकल, पैराग्राफ बड़े डालता हूँ, ज़्यादा स्टेटमेंट्स डालता हूँ, क्योंकि मेरा एम ही नहीं है आप पूरा पेपर फिनिश कर लो। मेरा एम है आपको मजबूत बनाना, मजबूत बनाना कि आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो। आप आधा पेपर करते हो, इट इज ओके, स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। आपको तो बस अपना अपने आप को कंपोज रखना सीखना है कि आप कंपोज हो, आप जजमेंट से बाहर निकल रहे हो, क्वेश्चन का सिलेक्शन कर रहे हो आराम से, और बाकी चीजें फिर घर पे सीख रहे हो। तो ऐसे बहुत मजा आता है, फिर तो फालतू की चीजों से अपने आप ध्यान डे बाय डे और कम होता जाएगा, और आप ग्रो कर रहे हो। और खुद की ग्रोथ देखते हुए बहुत मजा आता है, खुद यदि ग्रो कर रहे हैं तो ये नहीं बोलना है फिजिक्स टफ आती है, फिजिक्स होती नहीं है, फिजिक्स ये नहीं होता, ये सब स्टेटमेंट बेकार हैं। आपको सीखना है क्या नहीं हो रहा, टीचर के पास लेके जाओ, मेरे से ये नहीं हो रहा। जनरलाइज स्टेटमेंट देने से बचना है, फिजिक्स अच्छी नहीं हो रही, फिजिक्स में मार्क्स नहीं आते, मैथ्स में मार्क्स नहीं आते, केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं आते, ये सही स्टेटमेंट्स नहीं है। आपको टू द पॉइंट बात करनी है, इस टॉपिक में ये क्वेश्चन नहीं आया मेरे से, मैंने यहाँ तक किया है, आगे स्टेप लेनी है, क्या करना है हमको। इज इट ओके? सो अपन इस पेपर में देखें, जो क्वेश्चंस हो जाते हैं उनको भी घर पे दोबारा देखो, और देखो कि उनको अपन और फास्ट कर सकते हैं क्या मेंटली। जैसे पहला क्वेश्चन मेंटल करने का है, सेकंड क्वेश्चन मेंटली करने का है, तो मेंटली कर पा रहे हैं क्या अपन, अपन और बेटर सोच पा रहे हैं क्या, क्लैरिटी क्या अपने क्वेश्चन से।
25th में थोड़ा डेटा में मिस्टेक हो गई है, तो आंसर 3 डिजिट से बाहर चला जाएगा, इसलिए इसको बोनस करेंगे अपन, है ना। और इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बोलो, अभी आंसर में किसी में दिक्कत है, किसी में आंसर में इशू है, किसी में कॉन्सेप्चुअली कुछ इशू है। तो यहाँ इन दो सिचुएशंस में ये कैटेगरी थी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स फिक्स सरफेस से कांटेक्ट मेंटेन कर रही हैं। बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट विद फिक्स सरफेसेस। Wedge rod in contact with fixed surfaces. ये भी उसी कैटेगरी में थी। यहां ये जो पार्ट है ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड, ठीक है, ये दोनों फिक्स्ड है। बस ये रॉड वर्टिकली मूव करने के लिए पड़ी है, तो मालूम पड़ रहा है वर्टिकली मूव करेगी और ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, और फिर हम लोगों ने कंस्ट्रेंट बिल्डअप किया। अब यहां पे a block is lying on a wedge, all surfaces are smooth and the block is released from rest। यहां जो है ये वेज ब्लॉक प्रॉब्लम है, और इसमें जो ब्लॉक है वो मूवेबल सरफेस पर है। ब्लॉक on a block in contact with movable surface, movable wedge।
block in contact with movable wedge। ब्लॉक किसी फिक्स सरफेस से कांटेक्ट में नहीं है, मूवेबल सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो यहां हम लोगों ने बोला कि ब्लॉक का मोशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एन और एमजी। एन अननोन फोर्स है। आप बोलो एन तो एमजी कॉस थीटा होता है, नहीं तब होता है जब नीचे वाली सरफेस फिक्स होती है ललित। जब नीचे वाली सरफेस फिक्स होती है तो एन एमजी कॉस थीटा के बराबर होता है, अदरवाइज एन एमजी कॉस थीटा के बराबर नहीं होता है। तो ब्लॉक जो है वो फिक्स सरफेस से कांटेक्ट में नहीं है, प्लस ब्लॉक का नॉर्मल फोर्स अननोन है, तो एन और एमजी का रिजल्टेंट किधर आएगा वो भी नहीं मालूम। With respect to ground wedge, as the block does not maintain contact with a fixed surface, as wedge is moving towards left, so we can't predict the direction of motion of block with respect to ground। यहाँ पे n mg cos थीटा के बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना है, n mg cos थीटा के बराबर नहीं है। तो इसलिए यहां हम लोगों ने सीखा कि हमें ब्लॉक के मोशन को ब्रेक करके विजुलाइज करना पड़ेगा। तो हम बोले ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू देयर वेज, तो वेज को पकड़ लो, तो वेज को पकड़ लेंगे तो ब्लॉक वेज के ऊपर नीचे फिसलेगा, तो वेज के रिस्पेक्ट में नीचे आएगा, तो ये वेज के रिस्पेक्ट में प्लस वेज के साथ साथ लेफ्ट में जाएगा। तो इसलिए एबीडब्ल्यू और एडब्ल्यू ऐसा हो गया। तो ये यहां पे लॉजिक लिखा अपन ने, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना के समझाया कि एन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से लेफ्ट में जाएगा और इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट की वजह से बीच में कहीं पे जाएगा। तो ये इस लाइन के लेफ्ट में नहीं जा सकता, देखो, क्योंकि इस पे रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों लाइन के बीच में होगा। इन दोनों इस पे जो रिजल्टेंट, भाई रियल फोर्सेस तो ये दो ही है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट के बीच में ही तो आएगा, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट के बीच में आता है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा इसके बीच में ही कहीं रहेगा, इधर नहीं आ सकता। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इसका हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट ही होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लेफ्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे लेफ्ट में कोई फोर्स ही नहीं है हॉरिजॉन्टल में, इस पे राइट में फोर्स है। ठीक है ना। तो इसके तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, यहां ऐसे ब्रेक करके दिखाया। अब यहां पे हमें ब्लॉक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन चाहिए, तो ब्लॉक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमने बोला कि ब्लॉक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कैसा आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज, वहां से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आएगा। नाउ यहां पे जो एबीडब्ल्यू है, एबीडब्ल्यू एंड एडब्ल्यू आर at an angle 180 degree minus theta with each other। तो दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है जिनके बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा। तो एक तो हमने ये वाला इस तरह से लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, वहां से मैग्नीट्यूड आ गया। या फिर का ना अपन एक्स में अलग निकाल लें, वाई में अलग निकाल। तो देखो डायग्राम से फील करो, एक्स में कितना एबीडब्ल्यू, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है एक्स में, तो वेदांत एबीडब्ल्यू cos थीटा माइनस एडब्ल्यू, वाई में एबीडब्ल्यू sin थीटा। दैट्स व्हाट क्विक, एक्स में नेट वेक्टर, वाई में नेट वेक्टर, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट आ जाता है, और tan थीटा y अपॉन एक्स, यदि अपन एक्स से एंगल निकाल रहे हैं तो y अपॉन एक्स। तो इस तरह से रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकाला। फिर मैं बोला कभी कोई सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स गिवन है, तो मैंने आपको ग्राउंड से देखने का तरीका बताया कि हमें ब्लॉक का प्लेन ऑफ मोशन मालूम है, हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं मालूम है, बट प्लेन ऑफ मोशन मालूम है कि ब्लॉक इसी प्लेन में मूव करेगा। तो जब किसी अननोन वेक्टर का प्लेन मालूम होता है बट उसकी डायरेक्शन नहीं मालूम होती है, तो उस प्लेन में अपनी कन्वीनियंस से हम उसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में एक्सप्रेस करते हैं। अब वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे ऐसे भी हो सकते हैं, प्लेन के नॉर्मल, प्लेन के अलोंग, अब वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी हो सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से बताया। तो अब नेक्स्ट वाले में मैंने प्लेन के नॉर्मल और प्लेन के अलोंग, एक्स वाई, एक्स का मतलब बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल नहीं होता है,
हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल वर्टिकल है, ये यूजर डिफाइंड नहीं है। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल वर्टिकल है, बट एक्स और वाई यूजर डिफाइंड है। आपने एक्स का ओरिएंटेशन कर लिया है, तो यहां तो कई बार हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल दिमाग में ले लेते हैं। यहां हमारा एक्स अलोंग द इंक्लाइन है और वाई नॉर्मल टू द इंक्लाइन है, तो हमने ब्लॉक के एक्सेलरेशन को सक्षम, समर्थ, एक्स और वाई में ऐसे ब्रेक करके दिखा दी। ना हमें ये मालूम है ना हमें ये मालूम है, बड़ा हमें मालूम है होगा इसी प्लेन में, तो इसलिए ऐसे दिखा दिया। तो ये हो गया ए बी एक्स ए बी वाई, और ये ए डब्ल्यू इधर हो गई। फिर हम कहते हैं आपको दिक्कत होती है तो इस वेक्टर को यहीं बना लो, अदरवाइज मैंने आपको तरीका बताया कि यहाँ एंगल वगैरह देखना हो तो कैसे देखें, इसके पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो। ये सब काम प्यार से होने चाहिए, बिल्कुल प्यार से। पेन बड़ा स्मूथली चलना चाहिए, दिमाग में इतना बढ़िया ट्रैक बनेगा, बाद में ऐसे ओरल करोगे सब कुछ। तो ये थीटा, यहाँ थीटा, तो ये थीटा, तो नॉर्मल के लॉन्ग, तो ये ए डब्ल्यू साइन थीटा, नॉर्मल के लॉन्ग ए बी वाई, इक्वेट कर दिया। कुछ याद नहीं करना है, बस पढ़ के छोड़ दिया। फिर दूसरा तरीका है कि हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में एक्सेलरेशन गिवन है, तो ब्लॉक एक्स वाई बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो अब मैंने हॉरिजॉन्टल को एक्स बोला, वर्टिकल को वाई बोला, और ऐसे एक्सेलरेशन कॉम्पोनेंट गिवन है। अब मेरे को इन तीनों में रिलेशन चाहिए, तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग एक्सेलरेशन सेम कर दें। तो ये कॉमन नॉर्मल है, इसका ए डब्ल्यू साइन थीटा इस तरफ, तो इसका भी ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है क्योंकि इस तरफ लिख रहे हैं अपन, तो इसलिए ए बी वाई कॉस थीटा माइनस ए बी एक्स साइन थीटा, ये रिलेशन बन गया, और इससे tan थीटा आ जाएगा। या दूसरा देखो कि जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा उसके अलोंग आएगा, तो देखो ओरल रिलेटिव एक्सेलरेशन एक्स में कितना है, इन दोनों वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करना है, तो एक्स में कितना ए बी एक्स प्लस ए डब्ल्यू, वाई में कितना ए बी वाई। अब रिजल्टेंट ये थीटा एंगल, रिजल्टेंट इसके अलोंग आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए वेक्टर रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऐसा आना चाहिए, तो रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चाहिए, तो tan ए बी वाई, ए बी इस तरह से आना चाहिए, तो ये y और ये x, तो यानी कि tan थीटा कितना होगा y अपॉन x, तो y है ए बी वाई और x में है ए बी एक्स प्लस ए डब्ल्यू। देखते इक्वेशन बना लिया आपने, तो वही मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि अलोंग द इंक्लाइन रिलेटिव एक्सेलरेशन आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हुआ। उसके बाद में अब अपन जो ले रहे हैं, अपन ने ब्लॉक मूवेबल सरफेस पर है बट साथ में पुली भी ले ली। अपन हेडिंग ले रहे हैं कि ब्लॉक एंड वेज कनेक्टेड विथ पुली। तो अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन हमने बढ़ा दिया। देखो 3 स्टेप में हमने कॉम्प्लिकेशन बढ़ाया। पहली स्टेप में दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन का एरो में मालूम था किधर है, कि दोनों फिक्स सरफेस से कांटेक्ट मेंटेन कर रही थी। सेकंड में हमारे को एक ऑब्जेक्ट का मालूम है, दूसरी का नहीं मालूम क्योंकि वो फिक्स सरफेस से कांटेक्ट मेंटेन नहीं करी। तीसरे में हमने पुली स्ट्रिंग को भी ले आए, तो अब इनको एक कंडीशन ये भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, इस रस्सी की लंबाई कांस्टेंट, तो उससे हमारा एबीडब्ल्यू और एडब्ल्यू में रिलेशन आ गया। तो ये हमने किया। अब इसमें हमने 3 मेथड से सोचा। ऑब्जर्वेशन, पहले अपने को यह समझना है, ये हम प्रीवियस उसमें समझ चुके हैं कि ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में नीचे आएगा और इसके साथ साथ इधर जाएगा, ये दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे खाली बैठे हो, तो खाली बैठे हो रिकॉल किया करो, चीजों को फोर्स करके रिकॉल किया करो, लेक्चर को रिकॉल किया करो फोर्स करके, कि 5 मिनट बैठे हैं रिकॉल कर रहे हैं, अच्छा वेज ब्लॉक में क्या था, पहले वेज था, फिर रॉड थी, फिर वो ऐसे था, फिर नीचे आ रहा था, वो इधर जा रहा था, फिर उसके बाद में क्या था, वेज था, फिर ब्लॉक था। तो ज्यादा से ज्यादा इस जोन में रहना है, ज्यादा से ज्यादा इस जोन में रहना है। वो होगा कब, जब लाइफ सिंप्लीफाइड होगी, जब जिंदगी में आसपास कुछ है ही नहीं, खेल के आ जाते हो, भाग दौड़ लेते हो, वर्कआउट कर लेते हो, किताबें पढ़ लेते हो, मम्मी पापा के साथ भाई बहनों के साथ रह लेते हो, बाकी कुछ जिंदगी में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है जिंदगी में, इतना सिंप्लीफाई कर लेते हो लाइफ को, तो फिर दिमाग इन चीजों में ज्यादा अच्छा सोच पाएगा।
तो बैठ के थोड़ा सोचें अपन कि आज फिजिक्स में क्या हुआ था। शुरू में बहुत जोर आएगा, वो बिल्कुल जोर आता है ना, उस जोर को एक स्माइल के साथ एक्सेप्ट किया अगर। वो पहली स्टेज होती है सीखने की। वो फर्स्ट स्टेज होती है जहां पे गिव अप करने का मन करता है, जहां पे छोड़ने का मन करता है, वो पहली स्टेज होती है। उसको फोर्स करके नेक्स्ट स्टेप पे आना होता है। थोड़ा कम रेजिस्टेंस, थोड़ा कम रेजिस्टेंस, थोड़ा कम रेजिस्टेंस, और महीने 2 महीने में बैठ के और पूरा लेक्चर रिकॉल कर लिया करोगे। अच्छा, रिलेटिव मोशन में ये हो रहा था, इसमें ये हो रहा था, इसमें हो रहा था। पूरा चैप्टर एक फ्लो में आपको याद होने लग जाएगा। जब रोज करेंगे, रोज टुकड़ों में करेंगे, इसलिए दिन भर जब खत्म हो जाए बैठ जाओ। ब्रश वश कर लिया, ब्रश कर लिया आपने, कर लिया रात में, ब्रश कर लिया रात, नाथ राइट का एक प्रोटोकॉल बनाओ अच्छा सा कि ब्रश कर लिया आपने, मुंह धो लिया, बाल बना लिए, जो भी आपको केयर करनी हो कर लिया आपने। रूम में थोड़ी डिम रोशनी कर ली, वार्म वाइट लाइट है तो वार्म वाइट लाइट जला ली, और फिर उसके बाद में शांति से बैठे हो अपनी चेयर पे, पेन ले लो और थोड़ा सोचने की कोशिश करो। धीरे धीरे करके फ्लो बैठने लगेगा, आपको रिकॉल होने लगेगा। एलओएम का जैसे फ्लो रिकॉल करो, स्टार्टिंग से रिकॉल करो। एलओएम में क्या था, फोर्स की डेफिनेशन थी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था, फिर इक्विलिब्रियम था, फिर फर्स्ट लॉ था, इनर्शिया था, सेकंड लॉ था, सिस्टम था, थर्ड लॉ था। सब धीरे धीरे रिकॉल होगा और धीरे धीरे आपको चीजें बेटर याद आने लगेंगी। तो अब इसमें ये जो ब्लॉक है, ये हमें समझ में आ गया कि ब्लॉक इसके एस्पेक्ट में नीचे जाएगा और इसके साथ साथ इधर जाएगा, या इसको इधर से कोई धक्का देगा तो फिर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो ये तो हमें मालूम है। अब यहां पहली चीज ये दिमाग में छपनी चाहिए कि ये जो रस्सी है ना, ये केवल तब चेंज होगी जब ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में मूव करेगा। और ब्लॉक वेज के ऊपर 10 सेंटीमीटर खिसकेगा तो ये रस्सी 10 से ही चेंज होगी। तो ये जो डीएल बाई डी टी है, ये एक्चुअली इसके मोशन को डिनोट कर रही है। ये अपने को समझ में आना चाहिए। यदि ये ब्लॉक इस पर चिपका हुआ है फेविकॉल से, तो फिर ये रस्सी की लंबाई चेंज ये वाली नहीं होगी किसी हालत में। तो जो बीसी की रेट ऑफ चेंज है वो एक्चुअली वीबीडब्ल्यू है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज है। ठीक है ना। तो एक ऑब्जर्वेशन से बताया, पहले एरोज बना दिए, ये हमने पीछे सीख लिए थे, ये एरोज बना दिए। फिर उसके बाद में हमने बोला ऑब्जर्वेशन से करते हैं। वेज को उठा के x1 से आगे, xw से आगे बढ़ाया, तो ये लंबाई xw से कम हो गई। जितनी लंबाई यहां पे कम हुई, ये लंबाई उतने से बढ़ेगी, तो ये xw से बढ़ गई। बट इसका बढ़ना xbw है, तो वहां से मान पड़ गया xbw बराबर xw, abw बराबर aw। तो दर्श abw और aw में रिलेशन आ गया हमारे पास में, abw बराबर aw, लॉजिक लिखा हमने यहाँ पे। और उसके बाद में फिर आपने बोला अब हमें ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम कर रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना चाह रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना चाह रहे हैं। तो ऐसे में तो ए बी बराबर एबीडब्ल्यू प्लस एडब्ल्यू, फिर हमने यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा दिया 2a cos थीटा बाई 2 वाला, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल लगा दिया। हाँ, कितना है 180 माइनस थीटा बाई 2 है, तो वो लगा दिया, ये हो गया। फिर दूसरा मैंने यहाँ पे बताया तो ऑल्टरनेट मेथड बताया यहाँ पे, मेथड 2। मेथड 2 में हम बोल रहे हैं टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग is constant। और यहां पे हमने
बाय ऑब्जर्वेशन मेथड 1 किया, ये मेथड 1 बाय ऑब्जर्वेशन हुआ, मेथड 2 टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट हुआ, और तीसरे में मेथड 3 में जो हमने किया वो टोटल पावर ऑफ टेंशन फोर्स जीरो करके किया। टोटल पावर ऑफ टेंशन फोर्स इज जीरो, नीचे भी लिखा हुआ है। ये मेथड थे, तीन अलग अलग मेथड से हम लोगों ने निकाला। मोस्टली हम पसंद कर लेंगे फर्स्ट मेथड से, ऑब्जर्वेशन से दिख जाएगा हमें, अटकेंगे तो फिर दूसरे या तीसरे मेथड पर आएंगे। अब डाउट रेस करो इसमें। अब यहाँ पे कई लोगों को इशू हो सकता है, जैसे L1 डैश L2 डैश ये लिखा, L1 डैश ये समझाया पुली वेज पे अटैच्ड है, तो जितने से वेज खिसकेगा उतने से पुली खिसकेगी, तो इसलिए L1 डैश जो है माइनस VW है। जब भी किसी रस्सी की लंबाई की रेट ऑफ चेंज लिखी होती है, दोनों एंड पॉइंट्स पे फोकस करना होता है। तो सक्षम ये पॉइंट फिक्स है और ये पॉइंट VW से लेफ्ट में आ रहा है, तो इसलिए L1 डैश जो है माइनस VW के बराबर हो गया। और आदेश L2 ये रस्सी की लंबाई है, L2 वाली रस्सी है, L2 का ये पॉइंट पुली पर है, ये VW से इधर जा रहा है, L2 का ये पॉइंट ब्लॉक से अटैच्ड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो ऐसे जा रहा है। दोनों पॉइंट्स बता दिए। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे रिलेटिव में, क्योंकि इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट एक इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सेम आ रहा है, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल VBW। तो dL2/dt डायरेक्टली VBW हो गया प्लस VW, वहां से रिलेशन आ गया। और थर्ड मेथड 3 में हमने पावर से गए, तो पावर में आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से समझना है। ये जो पुली पे टेंशन फोर्स लग रहा है ये एक्चुअली वेज पे ही लग रहा है। हम वेज प्लस माउंटेड पुली का डायग्राम बना रहे हैं, क्योंकि पुली उस पर अटैच्ड है, तो जो पुली पे फोर्स लगेगा वेज पे लगेगा। तो वेज पे इधर वाली रस्सी खींच रही है, इसको इधर वाली रस्सी खींच रही है, तो ये टी हो गया, इधर ये टी हो गया। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी VW इधर है, तो इसकी पावर हुई TVW। इसकी पावर यहाँ पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो टी कॉसिटा आएगा कंपोनेंट, और वो ऑपोजिट आ रहा है, तो माइनस टी कॉसिटा VW। ये इसकी हुई, इधर टी कॉसिटा VW और माइनस टी VBW इसके साथ, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, अब बचा केवल माइनस टी VBW। तो यहां से भी वही आ गया, AW बराबर AVW। अब इस पूरी स्लाइड पे कुछ पूछना है पूछो आराम से, ठीक है। तो ये भी अपने को क्लियर है। उसके बाद में ये वाला किया ऑब्जर्वेशन से, अमृतांश। हाँ नहीं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो वेज के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन का एरो मालूम है अपने को नीचे की तरफ है। अब अमृतांश का क्वेश्चन है, जब वेज फिक्स्ड है तो वो फिक्स्ड इंक्लाइन बन गया, तो फिर उसका एक्सेलरेशन G sin थीटा क्यों नहीं आ रहा वेदांत? तो इसी तरफ आ रहा है ना वेज के रिस्पेक्ट में, तो इधर तो mg sin थीटा n लग रहा है, m ये अपन इस डायग्राम में देखें, ये इस पे n1 लग रहा है, तो इधर mg sin थीटा आ रहा है, तो एक्सेलरेशन mg sin थीटा क्यों नहीं आ रहा? हिमेत कुछ कहना है, किसी और को कुछ कहना है? क्या मिस्टेक कर रहा है वेदांत, कोई बताएगा? वेदांत क्या मिस्टेक? वेदांत का एक्सेलरेशन का ऑब्जर्वेशन सही है, वेदांत का नॉर्मल फोर्स mg का ऑब्जर्वेशन सही है, तो वेदांत मिस्टेक क्या कर रहा है? वेदांत का ये कहना ठीक है कि इस पे दो ही फोर्स लग रहे हैं और mg, वेदांत का ये कहना भी ठीक है कि वेदांत ब्लॉक जो है वेज के रिस्पेक्ट में अलोंग द इंक्लाइन मूव कर रहा है। अब थर्ड जो स्टेटमेंट वेदांत कह रहा है वो गलत है, वो उसमें क्या गड़बड़ आ रही है? हाँ नहीं, मान लो उसको हटा देते हैं, इधर आ जाते हैं अपन, टेंशन वाले को हटा देते हैं। निकुंज नहीं है,
क्यों? वेज के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन जीरो है तो इधर फोर्स बैलेंस होगा। तो वेज के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन जीरो है तो उधर फोर्स बैलेंस होगा। क्या गलती है अर्णव? हाँ, नहीं। और कोई कहना? गौरांग? नहीं, स्ट्रिंग है ही नहीं इसमें, तो बस यही है। और कोई कहना? नहीं। और कोई? हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं? हमें एक्चुअली एक्सेलरेशन को फोर्स से रिलेट करने की परमिशन नहीं है, कि हम कहाँ बैठे हैं? हम वेज के ऊपर बैठे हैं, वेज के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम वेज के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, विच इज एन एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट, और वहां से देख के एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करके फोर्स से रिलेट कर रहे हैं। तो फोर्सेज एन और mg लग रहे हैं, ये सही है। एक्सेलरेशन वेज के रिस्पेक्ट में इधर है, वो भी सही है। बट हमें इन दोनों को आपस में रिलेट करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि वो जो एक्सेलरेशन दिव्यांश हो सो वेज के रिस्पेक्ट में है और वेज नॉन इनर्शियल है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने की परमिशन नहीं है। तो वेदांत ने एक्चुअली इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दे दिया, इसी से अपन आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज का। यही अपने को काम करना है अभी, ठीक है? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम जो बोल रहे हैं कि वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक इधर जाएगा, ये वेज के रिस्पेक्ट में, बट वेज नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इसलिए हमें एक्सेलरेशन को फोर्स से रिलेट करने की परमिशन नहीं है। जैसे वेज के रिस्पेक्ट में ये कहना बिल्कुल ऋषित सही है कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, वेज के रिस्पेक्ट में क्यों जा ही नहीं रहा वेज के रिस्पेक्ट में, बट फोर्स से रिलेट करने की परमिशन नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते एन mg cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो। डन? ठीक है, ओके। हाँ, तो अगर ब्लॉक को पकड़ लिया तो वो वेज को पकड़ लिया तो ब्लॉक तो मूव करेगा नहीं। तो ये तो हम समझाने के लिए बोल रहे हैं ना, वेज के रिस्पेक्ट में एक्चुअली तो मूव कर ही रहा है वो, बट वेज पे बैठ जाए, सपोज अपन अपन भी वेज पे बैठे हुए हैं, अपन यहाँ पे बैठ गए, सपोज कहीं पे बैठ गए, मक्खी बन के यहाँ पे बैठ गए, और हम देख रहे हैं, तो हम भी वेज के साथ साथ चलेंगे, और हमें ब्लॉक केवल किधर आता हुआ दिखेगा? नीचे आता हुआ दिखेगा, बस ऐसे। ठीक है पूरा? चलो मैं आगे। ओके, तो पहले हम प्रैक्टिस शीट को करेंगे। टू जीरो से अपन चलेंगे, 20 से, 20 जिन लोगों ने अटेम्प्ट किए है, 20 हो रहा है क्या? आ रहा है? वही था, आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स गिवन है, और वेज का एक्सेलरेशन गिवन है, और एंगल थीटा निकालना है। कैसे किया? रिलेटिव से किया या वैसे किया, नॉर्मल के लॉन्ग एक्सेलरेशन? नॉर्मल के लॉन्ग बैलेंस करके, ठीक है। 21 में वेज एक्सेलरेट्स हॉरिजॉन्टली टू द राइट, ये गिवन है, और the block moves such that its acceleration vector makes an angle of 53 degree with the below negative x-axis, and the ratio of vertical component of block's acceleration to the acceleration of wedge is this. हो रहा है क्या ये? नहीं, 21। तो हमें ये गिवन है कि हॉरिजॉन्टल से नेगेटिव एक्स से ब्लॉक का एक्सेलरेशन 53 डाउन है। ऐसे ये गिवन है, ए भी गिवन है,
और जो AW होगा वो तो इधर होगा ही। ओके, और साथ में ये गिवन है कि ABY अपॉन वेज का एक्सेलरेशन A कैपिटल A गिवन है एंड ABY अपॉन A 4 है। तो ABY की वैल्यू आ गई, ABY अपॉन AW is 4, तो ABY की वैल्यू 4 AW 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। अब ABY अपॉन ABX is tan 53, तो यहां से ABX की वैल्यू आ गई ABY 12 अपॉन 4/3 विच इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने वो ABX मालूम है, ABY मालूम है, तो वही पहले वाला क्वेश्चन हो गया। आप निकालेंगे थीटा कितना है। ट्वेंटी टू में ब्लॉक ए इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो वेज है ए जो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, किधर जाएगा, राइट में। और जो बी है वो फिक्स सरफेस से कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा है, तो वो नीचे भी आएगा और राइट में भी जाएगा, नीचे भी आएगा राइट में भी जाएगा। और जो नीचे आने वाला पार्ट है वो ऑब्जर्वेशंस देखो, वो ऑब्जर्वेशन से देखो कितना आ रहा है। ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ रहा है क्या। इस तरह का सिस्टम है। तो यहाँ पे सिस्टम, तो वेज XW से आगे बढ़ेगा, तो इधर XW इधर XW, कितनी स्ट्रिंग लूज हुई, 2XW, ये तो फिक्स है। तो XBW जो है वो किसके बराबर है, XBW बराबर ट्वाइस XW, सो ABW बराबर ट्वाइस। और इसके एरो कैसे बनेंगे, ABW इधर होगा और AW इधर होगा। ऐसे फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। आएगा नहीं आएगा, आ रहा था। हाँ तो बी के लिए टेंशन को लिखेंगे, तो यहाँ पे टी लग रहा है ना, और इधर टी लग रहा है, ये तो एच पे आएगा। और इधर जो टी लग रहा है उसमें केवल इसकी पावर आएगी, इस वाले की नहीं आएगी क्योंकि 90 डिग्री पर है, इसलिए। ठीक है, हाँ ऑब्जर्वेशन वापस देखो, जब ये खिसकेगा इधर XW से, तो यहाँ से XW रस्सी खाली होगी क्योंकि पुली आगे बढ़ेगी, इधर भी XW खाली होगी, ये तो फिक्स्ड है, केवल 2XW रस्सी खाली हुई, उतने से ब्लॉक नीचे आ गया।
देरिए 23rd ठीक है, जैसे क्लास में कराया। 24th देखो 22nd का एक्सटेंशन हो गया। 24th में कितनी रस्सी खाली हो रही है देखो ऑब्जर्वेशन से। 23 और 24 का उल्टा है ऐसा। अच्छा ओके ओके ठीक है। तो 23 में वेज XW से बी से राइट में जा रहा है, चलो वेज XW से लेफ्ट में जाए तो कितनी रस्सी लूज होगी? 4XW, उत्ते से वो नीचे आएगा और साथ में लेफ्ट में जाएगा, तो उसके हिसाब से देखेंगे। 5th में देखो कितना होगा, इसमें 4 ही होगी, तो XPW बराबर 4XW। हाँ 24th क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद sin थीटा बाय फिगर रिवर्स कर देंगे 24th में। हाँ हाँ सर 37/2 आ रहा था थीटा, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ तो अज्यूम आंसर गलत दे रखा है। एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम इज 2 दे रखा है, ये तो कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में हो गया। फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 180 माइनस कॉस 37/2, तो साइन 37/2 हो जाएगा ना। हाँ तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, और अदरवाइज एक्स और वाई में ब्रेक करके कर लो। एक्स में एक्सेलरेशन निकालो, वाई में निकालो, फिर स्क्वायर करके ऐड कर दो, वहां से हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे 16th क्वेश्चन में देखो, 16th क्वेश्चन में ये वाली रस्सी अलग है और ये जो रस्सी है ये अलग है, क्या आप समझना? ये रस्सी यहां से बंधी हुई है, ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है। ये 1 2 3 ये एक ही रस्सी है, ये डिफरेंट रस्सी है। नहीं तो फिर 3t माइनस टी बराबर 0, टेंशन 0 आ जाएगा, समझ रहे हो? तो 16th में लेफ्ट वाली स्ट्रिंग और राइट वाली स्ट्रिंग्स अलग अलग है। ऐसे 15th में ब्लॉक ए वाली रस्सी अलग है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिफ्टींथ में क्या बता दूं? ब्लॉक ए पे टेंशन हो जाएगा 3t, टी 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 3t ऐसे। 22 में जब इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे आएगा और इसके साथ साथ इधर जाएगा, और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब जब इसको मूव करा रहे हैं XW से, तो यहां XW स्ट्रिंग लूज हो रही है और यहां XW स्ट्रिंग लूज हो रही है, वो घूम के और सारी तरह एक ही बार होगा ना। ये जब इधर जाएगा तो इसको आगे बढ़ाया XW से, तो ये पॉइंट XW से खिसक गया, तो यहां रस्सी लूज हो गई। ये पॉइंट XW से खिसक गया, इधर रस्सी लूज हो गई, तो ये पूरी रस्सी मिलके इधर जाएगी, तो ये 2XW से नीचे ऐसे। ब्लॉक बी पे टेंशन टी 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 40 होगी, हॉरिजॉन्टल में 40 होगी, वर्टिकल में एक टी होगा, ठीक है ना? किसकी शीट है? हाँ 25th में टेंशन से क्या करें, मतलब क्या सॉल्व करना है? कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट करेंगे तो देखो टी 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 4t की, इधर 4t की पावर आएगी और उधर t की VW पावर आएगी, बस 5t नहीं होगा ना। इस वेज पे तो टी 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 इधर 4t लग रहा है और उधर जो t लग रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। L1 L2 से कर रहे हो, L1 L2 से कर रहे हो, तो L1 देखो ये जो लंबाई है L1 L2 L3 L4
L5 L6 केवल ये चेंज हो रही है, 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 ये 4 लंबाई चेंज हो रही है बस। तो इसलिए -4 VW आएगा। और फिर पांचवी ये लंबी वर्टिकल वाली लंबाई चेंज हो रही है जिसमें प्लस VW आएगा, इसलिए अब बाद में करेंगे, आगे पढ़ते हैं। कितने लोग इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए? 2 3 4 क्वेश्चन ही किए और बाकी नहीं कर पाए, हैंड रेस करो। जो लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए इसको, प्रैक्टिस शीट को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, हैंड रेस करो। गर्ल्स ने सबने थोड़ी करी है, पूरा हाथ खड़ा करो ऊपर। रसूल हाथ खड़ा करो ना। ऋषित तुमने भी नहीं करी है, हाथ खड़ा करो। पूरी थोड़ी करी है, कितने की है? लास्ट के कितने की हुई? इधर वाला पूरा पेज हो गया, इधर वाला हो गया, इधर वाला नहीं हुआ है। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। अहमद पूरी सॉल्व है, सारे हुए हैं। बाद में करेंगे, आगे का पढ़ते हैं। स्यूडोफोर्स, पी साइलेंट है यहाँ पे, स्यूडोफोर्स। तो अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में सक्षम हमें अपन वर्क करना सीख रहे हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में पर हम चाहते हैं कि ब्लॉक वेज के ऊपर इंक्लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो उस पर इक्वेशन लगा लें हम, अलॉन्ग द इंक्लाइन इक्वेशन लगा लें, है ना। तो कुछ प्रॉब्लम्स डिजाइन ऐसी होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जिसमें कृति अपने को नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन पूछा होगा। जैसे मुझसे ब्लॉक का वेज के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन पूछा है, या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी डिजाइन होगी कि अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम में इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ग्राउंड फ्रेम में थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अब अपन वे निकाल रहे हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी अपन न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो पहले उसके लिए थ्योरी डेवलप कर रहे हैं। तो हम क्या करें, हम एक फ्रेम कंसिडर करते हैं जो कि नॉन इनर्शियल है, और एक फ्रेम कंसिडर करते हैं जो कि इनर्शियल है। इनर्शियल में न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने की परमिशन है, नॉन इनर्शियल में नहीं है। S2 is a non-inertial frame accelerating with acceleration a naught with respect to an inertial frame S1। हेमित, इन लाइन से मैंने क्या डिस्क्राइब किया बताना। S2 नॉन इनर्शियल फ्रेम है और S1 इनर्शियल फ्रेम है, और कितने से? ए नॉट से, ए नॉट से एक्सेलरेट कर रहा है। तो ए नॉट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। ललित, कौन एक्सेलरेटिंग है? S2। कौन कौन इनर्शियल है? S1। ये हो गया। नाउ कंसिडर
particle P on which net force F acts. पार्टिकल P पे नेट फोर्स एक्ट लग रहा है. पार्टिकल P of mass m of mass m on which net force F acts. तो ये फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट होता है क्या अर्णव? ऑब्वियसली फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट होता है या नहीं होता है? फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट होता है क्या? होता है. फ्रेम डिपेंडेंट होता है या नहीं होता है? ऋषित, फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट होता है नहीं होता है? होता है. फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट होता है या नहीं होता है? नहीं होता. नहीं होता. अपन इस टीवी को देख रहे हैं, मैं देखूं एक्सेलरेट करते हुए, आप देखो, जो फोर्सेस लग रहे हैं उसे वही लग रहे हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहे हैं उसके सराउंडिंग से इंटरेक्शन की वजह से लग रहे हैं, ऑब्जर्वर की वजह से थोड़ी लग रहे हैं. तो कोई भी ऑब्जर्वर देखे किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो लग रहे हैं जो लग रहे हैं. तो ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है. तो ये एफ सबके लिए सेम होगा. ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ना, ये तो कोई भी देखे नहीं देखे उससे क्या फर्क पड़ रहा है. इस पंखे पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, कोई भी देखे, मून से देखे, अर्थ से देखे, कहीं से भी देखे. तो फोर्स फ्रेम से इंडिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन फ्रेम से डिपेंडेंट है. तो एफ बराबर एम ए का रिलेशन इसलिए एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि ए ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, एफ ऑब्जर्वर से इंडिपेंडेंट है. तो ये सबके लिए एब्सोल्यूट नहीं हो सकता रिलेशन एफ बराबर एम ए. यही समझाया था आपको, है ना? तो कंसीडर पार्टिकल पी ऑन मास m ऑन विच नेट फोर्स एफ एक्ट्स. तो हमें परमिशन किसके फ्रेम में इक्वेशन लगाने की है? S1 के. तो हम न्यूटन सेकंड लगा सकते हैं. As S1 is inertial frame, so we can write F बराबर मास टाइम्स APS1. किसी को ऑब्जेक्शन है इसमें? ये हमने कौन सा लॉ किसके फ्रेम में लगाया? ये न्यूटन सेकेंड लॉ हमने S1 के फ्रेम में लगा दिया. न्यूटन सेकेंड लॉ S1 के फ्रेम में लगा दिया. अब we can relate APS1, APS2 and AS2S1 as, बताओ कैसे रिलेट कर सकते हैं इनको? APS1 बराबर APS2 प्लस AS2S1. बोट रिवर ग्राउंड PS2S1, P का S2 के रिस्पेक्ट में, S2 का S1 के रिस्पेक्ट में, P का S1 के रिस्पेक्ट में. तो काइनेमेटिक्स का रिलेशन ठीक हो गया. अपन इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. अपन सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 हमारे पास आ रहा है F बराबर M और APS1 को लिख रहे हैं APS2 प्लस AS2. कोई ऑब्जेक्शन नहीं. APS1 को हमें तो अपन ने लिख दिया APS2 प्लस AS2S1. अब मैं इस AS2S1 को LHS में लेकर आ रहा हूं. किसी को ऑब्जेक्शन है क्या?
बस एलएचएस में लेकर आया हूँ। ये S2 S1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए नॉट। देखो क्या ये एफ नेट बराबर एम ए की फॉर्म में आ गया क्या? ये एफ नेट बराबर एम ए की फॉर्म में आ गया क्या? इसको यदि एफ नेट बोल दें तो देखो ऐसा आ रहा है, एफ नेट बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एस टू। उसी फॉर्म में आ गया, एफ बराबर एम ए की फॉर्म में आ गया। बस जो जितने रियल फोर्सेस लग रहे हैं, जो एक्चुअल में फोर्सेस लगते हैं उनको बोलते हैं रियल फोर्सेस, है ना। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? देखो ये इक्वेशन है फ्रेम S1 में एफ बराबर एम ए, ये इक्वेशन है एफ समथिंग एल्स, कोई डिफरेंट एफ है, एफ बराबर एम ए, ये भी उसी फॉर्म में एफ बराबर एम ए। तो यहां से हम बोल रहे हैं कि एक्चुअली हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में इक्वेशन लगानी है, तो हम करें क्या? ऑब्जेक्ट पे जो एक्चुअल में फोर्सेस लग रहे हैं वो तो ले लें, प्लस एक एडिशनल टर्म और इनकॉर्पोरेट कर लें। उस एडिशनल टर्म की वैल्यू है माइनस एम ए नॉट वेक्टर। एम ऑब्जेक्ट का मास जिसपे न्यूटन सेकेंड लगा रहे हैं, और ए नॉट उस नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो माइनस एम ए नॉट वेक्टर। ये एडिशनल टर्म यदि हम एफ पे ऐड कर लें तो हम इसको एफ बराबर एम ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो एडिशनल टर्म है इसको बोलते हैं हम सीरो फोर्स। तो हमें क्या करना होगा, जब भी हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब भी हमें न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है, तो हमें क्या करना है, हमें उस नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन देखना है कितना है, ए नॉट। तो जिस ऑब्जेक्ट पे हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट पे हम एक एडिशनल फोर्स और इनकॉर्पोरेट करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड होगा एम ए नॉट, जिसकी डायरेक्शन ए नॉट वेक्टर के ऑपोजिट होगी। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम वो ए नॉट एम ए नॉट लगा देंगे, ए नॉट वेक्टर के ऑपोजिट लगा दिया, तो बाकी फोर्सेस हैं प्लस ये एक्स्ट्रा फोर्स है, इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट बराबर एम ए विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। आप ऐसे कर सकते हो। तो दिस एक्स्ट्रा टर्म इज कॉल्ड सूडो फोर्स। सूडो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इमेजिनरी है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये इमेजिनरी है। ये केवल तब इनकॉर्पोरेट होगा जब लाभ्या हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहे हैं, तब ये एप्लीकेबल होगा। यदि इनर्शियल फ्रेम में हम काम कर रहे हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एफ बराबर एम ए। वापस से ये तो क्या है, ये तो मैथमेटिक्स थी, हम यहां तक पहुंचे उसके लिए। अब अल्टीमेटली हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है कि यार किसी सिचुएशन में यदि नॉन इनर्शियल फ्रेम में अपने वो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है तो हमें क्या करना है, हम ऑब्वियसली न्यूटन सेकेंड लॉ किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे और हम उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाना चाहते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में निर्भीक लगाने का मतलब ये है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आ रहा है, जैसे एबीडब्ल्यू आ रहा था, उस एबीडब्ल्यू को हमें एन और एमजी से रिलेट करना है। अपन वेज के ऊपर ब्लॉक जो रखा हुआ था, वेज के ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ था, तो ये वेज के ऊपर ब्लॉक है ना। अब हमें इन फोर्सेस को एबीडब्ल्यू से रिलेट करना है। ये कहलाएंगे रियल फोर्सेस क्योंकि एक्चुअल में लग रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ब्लॉक का वेज के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ऐसे है, एबीडब्ल्यू इस तरह से है। हम उस एबीडब्ल्यू के एरो को इन फोर्सेस से रिलेट करना चाहते हैं, बट दिक्कत क्या है, वो जो एबीडब्ल्यू नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में है, तो हमें परमिशन नहीं है। हम उस एबीडब्ल्यू को इन दोनों फोर्सेस से रिलेट करना चाह रहे हैं, बट हमें परमिशन नहीं है। तो हमने कुछ तरीका निकाला, परमिशन नहीं होती तो कुछ तरीके निकालते हैं, ऐसे यहां पे हमने तरीका निकाला। तो हमने यहां पे तरीका क्या निकाला कि जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप इक्वेशन लगाना चाहते हो, एबीडब्ल्यू इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ना, इस फ्रेम का एक्सेलरेशन एडब्ल्यू लेफ्ट में है, इस फ्रेम का एक्सेलरेशन एडब्ल्यू लेफ्ट में है, तो हम इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे एम ए नॉट राइट में, एम ए डब्ल्यू राइट में, यहां पे एक फोर्स लगा देंगे एम ए डब्ल्यू, लगा दिया। अब आपके पास परमिशन हो गई है। अब आप इन तीन फोर्सेस को N1, mg और वो MAW, इन तीनों फोर्सेस को उस ABW से रिलेट करोगे, इक्वेशन फ्रेम कर लोगे।
सूडो फोर्स लगा दिया, अब उसके साथ भेदभाव नहीं करना है, जैसे ये दो रियल फोर्स हैं वो वैसे वो तीसरा भी रियल फोर्स हो गया। तो सूडो फोर्स लगा के हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम कर सकते हैं, हम वही सीखेंगे। ठीक है, फाइनली जिस्ट क्या है, क्या हमारा टेक अवे ये है, कुछ सिचुएशंस में हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन दिख रहा होता है उसको ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस से रिलेट करना होता है। ऐसा करने के लिए हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के फ्री बॉडी डायग्राम में एक एक्स्ट्रा फोर्स इनकॉर्पोरेट करते हैं हमें, जिसकी वैल्यू एम ए नॉट होती है। ए नॉट ऑब्जेक्ट का, ए नॉट फ्रेम का एक्सेलरेशन है, एम ए नॉट होती है, और जिसकी डायरेक्शन ए नॉट वेक्टर के ऑपोजिट होती है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में वो एम ए नॉट लगा दो, माइनस लिख रहा हूं मैं क्योंकि माइनस ले लिया मैंने ऑपोजिट लगा के, तो इसलिए माइनस एम ए नॉट वेक्टर नहीं बोल रहा हूं। तो प्रतीक मैंने वो एम ए नॉट लगा दिया ऑपोजिट। नाउ यू कैन रिलेट दैट एक्सेलरेशन विद द फोर्सेस एक्टिंग, जैसे आप करते हो वैसे ही करो आप। तो इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना। तो एट अ टाइम या तो हम इनर्शियल फ्रेम में होंगे या नॉन इनर्शियल फ्रेम में होंगे। किसी ऑब्जेक्ट के लिए या तो इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे होंगे या नॉन इनर्शियल से। यदि इनर्शियल से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यू डोंट नीड एनी सूडो फोर्स। नॉन इनर्शियल से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फिर अपने को न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है, तो पहले सूडो फोर्स पर हम अप्लाई करना पड़ेगा। इस सिचुएशन को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मेरे साथ 2-3 जने कार में बैठे हुए और डैशबोर्ड पे हमने सपोज रख दिया है, सेलफोन रख दिया हम लोगों ने, डैशबोर्ड पे सेलफोन रख दिया, सीट बेल्ट हम सब ने लगा रखे हैं, और आप कुछ गाने वाने सुन रहे हो, आप तो कहीं पर ध्यान है आपका, ठीक है, और मैं कार चला रहा हूँ और मैंने ब्रेक अप्लाई किए, तो जो सेलफोन है वो सडनली आगे की तरफ खिसकने लग गया। ऑलराइट, अब ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर ने बोला, सपोज ग्राउंड पे शौर्य है, ग्राउंड पे शौर्य की टीम है, तो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर ने बोला कि भाई नथिंग अनयूजुअल, सेलफोन के पास कुछ स्पीड थी, सपोज कार 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, तो सेलफोन की स्पीड भी 80 किलोमीटर पर आवर थी। सर ने ब्रेक्स अप्लाई किए, कार की स्पीड 60 हो गई, डैशबोर्ड की स्पीड 60 हो गई, सेलफोन पे कोई फोर्स नहीं लगा, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से उसकी स्पीड 80 है, तो जो विंडशील्ड है और जो डैशबोर्ड है उसकी स्पीड 60 हो गई, ये स्लो डाउन हो गया, वो अपनी स्पीड से चल रहा है, इसलिए इसके रेस्पेक्ट में वो आगे खिसक रहा है। नथिंग अनयूजुअल, इनर्शियल फ्रेम में ऐसा हुआ। अब मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, मेरे साथ कनव और इसके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, इन्होंने देखा यार ये क्या हुआ, सेलफोन सडनली खिसक गया, तो सेलफोन में एक्सेलरेशन आया इसलिए वो रेस्ट से मूव करने लग गया, तो इनके फ्रेम में सेलफोन ने एक्सेलरेशन लिया है और फोर्स लग रहा है एन ऊपर और एमजी नीचे, तो फोर्स वर्टिकल में एन और एमजी, हॉरिजॉन्टल में डैशबोर्ड स्मूथ है और वो खिसक रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। अब इनको रिलेट करना है तो ये बोलेंगे कि जो हमारी कार है वो डिसलेरेट हुई है, कार का एक्सेलरेशन पीछे है, तो इस पे फोर्स लग रहा है एम ए नॉट आगे और उससे वो एक्सेलरेट हो गया। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में यदि फोर्स को एक्सेलरेशन से रिलेट करना है तो सूडो फोर्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या रियलिटी में सूडो फोर्स एग्जिस्ट करता है? नहीं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाना पड़ेगा, एक्चुअल में होता नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाना पड़ेगा। तो फाइनली थंब रूल ये प्रखर कि जब भी अपने को किसी ऑब्जेक्ट पे नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है, तो यदि नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन ए नॉट है तो ऑब्जेक्ट के फ्री बॉडी डायग्राम में एम ए नॉट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे और अब उसके मोशन को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में रिलेट कर सकते हैं। इज इट ओके? ओके, तो ये अपने कर लिया, चलो मैं आगे यहां तक लिख लिया आपने। ओके, so to apply Newton's second law in a non-inertial frame,
we need to incorporate a fictitious force minus m naught vector minus m naught vector in the FVD of the given object. Here m is mass of the object and a naught is acceleration of the non-inertial frame. सूडो फोर्स की जरूरत करना केवल कब है, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लगाना चाह रहे हैं, और ऐसा काम हम केवल मजबूरी में करते हैं। यदि हमारे पास चॉइस है तो हम सूडो फोर्स को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपके मॉड्यूल से फिगर है। एक वैगन है जो कि एक्सेलरेट कर रही है ए नॉट से, और ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे स्टिल है, तो कहना भी ये इनर्शियल ऑब्जर्वर होगी, और इसको पेंडुलम बॉब ऐसे टिल्टेड दिख रहा है। तो इनके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये ऑब्जर्वर ए है, तो फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर इनके लिए इक्वेशन आएगी, टी का इधर कंपोनेंट आएगा साइन थीटा, इधर आएगा कॉस थीटा, ये एंगल थीटा होगा, तो इधर आएगा टी कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा बराबर एम जी, टी साइन थीटा बराबर मास टाइम्स ए नॉट, एंड टी कॉस थीटा माइनस एम जी बराबर 0। ये इनके लिए इक्वेशन है। अब इनको न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है। ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, इनको ये फिक्स्ड एंगल पे दिख रहा है, मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इनको पहले फ्री बॉडी डायग्राम में इधर ए लग रहा है, इधर एक्सेलरेशन ए है, तो इनको सूडो फोर्स माइनस एम ए, ये माइनस साइन हटा देंगे, बस डायरेक्शन मेंबर ने एम ए ले लिया, एम ए इस तरफ ले लिया, है ना। तो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए, फॉर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर फोर्स बैलेंस है, एक्सेलरेशन 0 है, ए ऑफ बॉब with respect to observer B is 0, इनको B बोल देते हैं, तो 0 है, तो फोर्स B
0 होना चाहिए। तो ये बोलेंगे टी साइन थीटा माइनस एम ए बराबर 0, टी कॉस थीटा माइनस एम जी। देखो लिखने में क्या, अल्टीमेटली इक्वेशन सेम आ रही है, टी साइन थीटा बराबर एम ए, टी साइन थीटा बराबर एम ए, बट डिफरेंस क्या आ रहा है? ऑब्जर्वर ए ने बोला एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ए है, टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा है बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो टी साइन थीटा बराबर एम ए एंड टी कॉस थीटा बराबर एम जी, क्योंकि वहां वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए ये हुआ। इस ऑब्जर्वर के लिए बॉब का एक्सेलरेशन 0 है, फिक्स्ड एंगल पे वैसे ऐसे है, तो इन्होंने बोला एक्सेलरेशन 0, अब फोर्स से रिलेट करना है तो पहले इन्होंने सूडो फोर्स लगाया। ये माइनस साइन यहां से हटा देंगे, एरो में ले लिया अपन ने, एम ए सूडो फोर्स लगाया। नाउ एक्सेलरेशन 0 है, शी हैज द परमिशन इन तीनों फोर्सेस को रिलेट करने की। तो एक्सेलरेशन 0 है तो वर्टिकल में फोर्स बैलेंस, हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस, तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स बराबर 0, वर्टिकल में नेट फोर्स बराबर 0। तो अल्टीमेटली रिजल्ट सेम आ रहा है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ये हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम की आइस से लिखा, न्यूटन सूडो फोर्स अप्लाई करके, और ये इनर्शियल ऑब्जर्वर की तरह से लिखा। हमारे पास चॉइस होगी तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाएंगे नहीं, हम ग्राउंड फ्रेम में लिखेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? निर्भीक ऐसे ही अपने पास एलिवेटर कार है, इसमें एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, ये ऑब्जर्वर S2 है, एलिवेटर A0 से ऊपर जा रही है, और S2 को नॉन, तो S2 का ऑब्जर्वेशन क्या है? S2 का ऑब्जर्वेशन है A ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू S2 कितना है? 0 है। एलिवेटर के अंदर से आप देख रहे हो तो ब्लॉक फिक्स दिख रहा है आपको, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? तो 0 आ रहा है। ब्लॉक पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन शुभ ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और इन्होंने लिख दिया T माइनस एम जी बराबर 0। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है? यस, इनको न्यूटन सेकंड लॉ लगाने की परमिशन नहीं थी और इन्होंने लगा दी। इनको यदि न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है तो पहले सूडो फोर्स इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। इनको इस फ्री बॉडी डायग्राम में, इनको इस फ्री बॉडी डायग्राम में एक एक्स्ट्रा फोर्स और लेना पड़ेगा। ये नॉट से ऊपर जा रहा है तो यहां पे एक्स्ट्रा फोर्स और लेना पड़ेगा प्लस एम ए। फ्रेम ए नॉट से ऊपर जा रहा था, सीरो फोर्स एम ए नॉट नीचे लगा दिया उन्होंने, ये नीचे लगा दिया। अब इनको परमिशन है, नाउ शी कैन राइट टी माइनस एम जी प्लस एम ए नॉट बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू S2 विच इज 0। सो T बराबर एम जी प्लस, तो इनको पहले सीरो फोर्स इनकॉर्पोरेट करना पड़ा, उसके बाद इन्होंने इक्वेशन लिखी। यदि हम इसको ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं, इसको हम ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं,
ग्राउंड फ्रेम पे ऑब्जर्वर S1 है, तो फॉर S1 इनर्शियल है, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। लेफ्ट A0 से ऊपर जा रही है, इसको लिखना है जैसे हम पहले लिखते हुए आ रहे थे, T माइनस एम जी बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू S1 विच इज A0, तो T बराबर एम जी प्लस ये गलत क्यों हुआ, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि बिना सूडो फोर्स इनकॉर्पोरेट किए न्यूटन सेकंड लिख दिया, इसलिए मिस्टेक है। यहां सूडो फोर्स इनकॉर्पोरेट किया, फिर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया, माइनस एम नॉट क्यों लिया, कहां पे, उधर वाले में माइनस नहीं लिया अपन, है ना? ये उधर डेरिवेशन से सिखाया कि अपने को जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है तो माइनस एम नॉट वेक्टर इतना फोर्स लगाना है बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम में, वो लगा देंगे तो फिर हमारी इक्वेशन उसी फॉर्म में बन जाएगी, नेट फोर्स बराबर एम ए, इसलिए। मैं चलूँ आगे, ठीक है। अमृतांश, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ए टूवर्ड्स राइट है, ये तो बस ऐसे चल रही है वैगन। अब ऐसे सिचुएशंस देखते हैं जहां पे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमें इक्वेशन लगानी पड़ रही है, उनको अपन डील करते हैं। से मान लो हमें ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है,
यहाँ कुछ था क्या? नहीं ना? सेम प्रॉब्लम है। हम फाइंड करना चाहते हैं we want to find acceleration of block with respect to the wedge. We want to find ABW and AW, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। इधर वाला रब कर दूं? तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है और हम एबीडब्ल्यू और एडब्ल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो एबीडब्ल्यू किधर है? एबीडब्ल्यू इस तरफ है, ये एबीडब्ल्यू है, ये हमें फाइंड करना है। तो इन फोर्सेस से इस एबीडब्ल्यू को रिलेट करना है। पहले क्या करना पड़ेगा? सीरो फोर्स लाना पड़ेगा। इस चीज को स्ट्रांगली फील करो। नींद आ रही है, पानी पी लो, थोड़ा सा अलर्ट हो। हम ये एबीडब्ल्यू फाइंड करना चाहते हैं। ब्लॉक का वेज के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन इस तरफ है, बट इन फोर्सेस से इसको रिलेट नहीं कर सकते, पहले सीरो फोर्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो ये जो वेज है ये एक्सेलरेट करेगा इस तरफ एडब्ल्यू से, तो इसमें सीरो फोर्स कितना आएगा? माइनस आपने डायरेक्शन में ले लिया, फिर आपको माइनस बोलने की जरूरत नहीं है। कितना आएगा? MAW टूवर्ड्स राइट, ये फोर्स आया MAW टूवर्ड्स राइट। ये सीरो फोर्स है, ये हमने इसलिए लिया क्योंकि ब्लॉक के एक्सेलरेशन को इन फोर्सेस से रिलेट करना है। और ठीक है, तो बस ये लगा दिया। अब इस एक्सेलरेशन से इन फोर्सेस को रिलेट करना है और इस एक्सेलरेशन से इनको रिलेट करना है। ठीक है, इस पे सीरो फोर्स क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मालूम है टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। इस पे इक्वेशन ग्राउंड फ्रेम में लगा रहे हैं। आदि है क्या? ओके, इस पे सीरो फोर्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इस पे इसका एक्सेलरेशन हम ये ले रहे हैं, ये इसके रिस्पेक्ट में है। जो ब्लॉक का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो यहां बैठ के कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ब्लॉक वेज के ऊपर इधर फिसल रहा है, ये हम बोल रहे हैं। तो ब्लॉक का वेज के रिस्पेक्ट में मोशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको फोर्स से रिलेट कर रहे हैं, बट वो रिलेट करने के लिए पहले सीरो फोर्स इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। यदि हम इसका मोशन ग्राउंड फ्रेम में देखते तो फिर हमें लगाने की जरूरत नहीं थी, बट इसका मोशन हम देख रहे हैं इसके रिस्पेक्ट, क्योंकि इस एरो से रिलेट कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं वेज के अलॉन्ग वो स्लाइड कर रहा है, वेज के नॉर्मल वो मूव नहीं कर रहा है। ये सही है, वेज के अलॉन्ग वो स्लाइड कर रहा है, वेज के अलॉन्ग मूव नॉर्मल मूव नहीं कर रहा, बट ये वेज के रिस्पेक्ट में है। तो फोर्सेस से रिलेट करना है तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? सीरो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये लगा दिया। अब अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बना के हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या रहेगा? एक्सेलरेशन इधर है तो हम फोर्सेस को ऐसे और ऐसे ब्रेक करेंगे, ऐसे और ऐसे ब्रेक करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है। तो ये एंगल थीटा है, यस नो? ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भी। कंपोनेंट्स किस डायरेक्शन होंगे? अलोंग द नॉर्मल एंड अलोंग द इंक्लाइन, ऐसे होंगे। तो मुझे कोई इस एरो के साथ इस फोर्सेस के कंपोनेंट्स से रिलेट करा रहा है क्या? ये थीटा हमने गलत मार्क किया, थीटा ये वाला होगा। कौन इक्वेशन लिखवा रहा है? कौन इस एक्सेलरेशन को इन फोर्सेस से रिलेट करवा रहा है? वॉलंटियर बनो कोई। मुदित, पुलकित, हृदित, परम, कनव, याशिका, शिवेन, ऋषित, आदित्य, कभी। देखो समझो आपको आता है ये,
आपको इस एरो को इन 3 एरो से रिलेट करना है। कर्नव के अलावा कोई और हेमित वाली लाइन में कोई बता रहा है? पीछे दिव्यांश वाली लाइन में बोलना है? शिवेन, इशित ऐप से नहीं है? अच्छा, बोलो परम। नहीं पहले, हाँ, एम ए डब्ल्यू कॉस थीटा, इसका कॉम्पोनेंट आ गया, इसका आएगा क्या? नहीं, इसका आएगा क्या? यस, इधर कॉस आएगा, इधर साइन आएगा, तो इधर नेट फोर्स क्या आया? एम ए डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। ये कोई और कोई फोर्स है? नहीं। दिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सिलरेशन, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो हमारी इक्वेशन होगी, और ब्लॉक in the frame of wedge MAW, ये अब एक फोर्स है, MAW cos थीटा प्लस mg sin थीटा बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू वेज। इक्वेशन हो गई। हमने स्यूडो फोर्स क्यों लगाया? क्योंकि हम ब्लॉक का मोशन वेज के फ्रेम में देख रहे हैं, विच इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। As we are observing motion of the block with respect to the wedge, so we have applied pseudo force on the wedge डन। कृष्णा, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं, हम वेज पे बैठे हुए हैं, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इधर फोर्स बैलेंस होगा। इधर कौन इक्वेशन लिखवाएगा? इधर कौन इक्वेशन लिखवाएगा? ये ऑलरेडी नॉर्मल के लोग हैं, इसका इधर कॉस आया था, इधर क्या आएगा? साइन, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और इधर क्या है? कॉस। बन गई क्या इक्वेशन? यस। तो इधर इक्वेशन हो गई N1 प्लस MAW साइन थीटा इक्वल्स mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर आ रहा है, हमें ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है? नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा से कम आ रहा है, ये फोर्स उधर जाएगा, कम आ रहा है। तो अब mg cos थीटा के बराबर नहीं। ये दो इक्वेशन हो गई। वेरिएबल इस समय कितने हैं? AW, ABW, N1, 3 वेरिएबल है। एक इक्वेशन और बनानी होगी। वेज पे हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन कौन सा फोर्स आ रहा है? N1 साइन या कॉस? N1 साइन। तो फॉर वेज N1 साइन थीटा बराबर कैपिटल M AW। कौन कौन सी इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहिए, एक बार देख के बताना। कौन कौन, पहले अपन कौन सा वेरिएबल निकाल सकते हैं इजीली, देख के ऑब्जर्व करके बताना। पहले कौन सा वेरिएबल निकालना है, जल्दी निकल जाएगा। हाँ, AW जल्दी निकल जाएगा। कौन सी इक्वेशन से? सेकेंड और थर्ड से। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। N1 की वैल्यू यहां से डाल दें, MAW अपॉन साइन थीटा। यस नो? तो
ए डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है एम जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ए डब्ल्यू आने के बाद में हम फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो ए बी डब्ल्यू आ जाएगा, और थर्ड इक्वेशन डालेंगे तो n1 आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज मिल गई हमें। एक बार आउट रेज करना,